हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट पर। मैं लक्षित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले हम अनुसूचियों की बात हमने करी थी, प्रस्तावना हमने पढ़ी है। उससे पहले हमने भारतीय संविधान के स्रोत हमने पढ़ चुके हैं, संविधान सभा हम कंप्लीट कर चुके हैं और राज्य तथा राज्य क्षेत्र और इन सारी बातों को हम उसमें कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वे शुरुआत होगी आर्टिकल 1 से। ठीक है, आर्टिकल 1 से आज हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है आज का संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि चाहे आप पहला अनुच्छेद ले लें, पहली अनुसूची ले लें या पहला भाग ले लें, इन तीनों बातों का संबंध संघ यानी भारत और उसके राज्यों से उसके संबंध के आधार पर बना हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है। और ये जो टॉपिक है ये आता है भाग 1 के अंदर, अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में, यानी आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ये चारों जो आर्टिकल है वे संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन करते हैं। भाग का मतलब ये हुआ क्योंकि हमें पता है कि आज जो हमारा वर्तमान संविधान है उसके अंदर लगभग 25 भाग है, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हैं हमारी। तो जो भाग 1 है, तो इन जो अनुच्छेदों को और व्यवस्थित करने के लिए भागों के अंदर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो भाग 1 का जो विषय है वह संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 के बीच में राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो सबसे पहले आज हम चारों आर्टिकलों को पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे। तो एक एक करके एक एक आर्टिकल को देखते हैं हम कि क्या उस आर्टिकल का मतलब निकलता है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 1। देखिए अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, बजाय राज्यों के समूह के। आर्टिकल जो 1 है हमारा संविधान का, उसमें हम देखें तो ये बोल रहा है इंडिया यानी भारत। देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें। पहली चीज आई इंडिया और भारत राज्यों का संघ होगा बजाय राज्यों के समूह के। देखिए अब इसका मतलब हम देखें कि आर्टिकल 1 का मतलब क्या हुआ, उसके बाद हम इस आर्टिकल 1 की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखिए आर्टिकल जो 1 है ये दो बातों को सूचित इसमें करता है। दो बातें इस आर्टिकल 1 में हमें पता चलती है आर्टिकल 1 के माध्यम से। पहली तो देश का नाम, देश का नाम। दूसरी बात राज पद्धति का प्रकार। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश के दो नाम बताए गए हैं, यानी सिर्फ दो ही नाम है। इसके अलावा संविधान में दो नामों के अलावा किसी भी नाम का वर्णन हमें नहीं मिलता। पहला जो है इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी भारत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इंडिया नाम है ये हमारे देश का एक औपचारिक नाम है। अगर वास्तविक नाम अगर हम देखें तो हमारे देश का नाम भारत यहाँ पर बताया गया है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है, तो आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि आर्टिकल 1 जो है वह इस बात का वर्णन करता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ से दो बातें निकली, देश का नाम मिल लिया हमको यहाँ से इंडिया, और दूसरी बात भारत हमें पता चल गया। दूसरी देखें तो राज पद्धति का प्रकार। राज पद्धति का प्रकार यानी कि यहाँ पर शासन व्यवस्था किस तरह की अपनाई जाती है। देखिए शासन व्यवस्था से तात्पर्य है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे देश में जो है संघात्मक व्यवस्था है। हमारे जो भारत देश की व्यवस्था है वह संघात्मक व्यवस्था है और जरूरत पड़ने पर यह संकट के समय
हमारा जो देश है वह एकात्मक रूप धारण कर लेता है, यानी यूनिटरी भी बन जाता है संघात्मक के बजाय, फेडरल के बजाय। तो इस संघात्मक की बात ये हुई कि हमारा जो देश है भारत देश, उसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों तरह की सरकारें हैं। इन दोनों ही सरकारों की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही सरकारों को मान्यताएं प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि संघात्मक शासन प्रणाली से हमारा देश चलता है। ये जो संघात्मक मैंने लिखा है, पूरे जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें एक भी जगह इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, ये आप याद रखिएगा। संघात्मक शब्द का प्रयोग हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। संघात्मक की बजाय यहाँ पर बोला गया है, फ्रेंड्स अगर आपको दिख रहा हो, कि राज्यों का संघ, बजाय राज्यों के समूह के। इसका थोड़ा सा आप मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों बातों का क्या मतलब हुआ। देखिए, इस बात का मतलब ये निकलता है, मैंने आपको पहले एक ये चीज पढ़ाई थी, दोनों सेकंड वीडियो में एक पढ़ाया था मैंने आपको परिसंघात्मक, और आपको एक पढ़ाया था मैंने एकात्मक या संघात्मक। परिसंघात्मक या संघात्मक, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था परिसंघात्मक में कि कुछ जो राज्य हैं या कुछ रियासतें मिलकर, कुछ देश या राज्य या रियासतें आपस में जुड़कर एक परिसंघ, एक सेंटर का निर्माण करती है। और ये जो राज्य हैं इनको इस संघ से अलग होने की अनुमति प्राप्त है, या ये राज्य चाहें तो इस सेंटर से अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राज्यों का संघ, यानी जो हमारा देश है, ठीक है, ये विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा हेतु बटा हुआ है। और किसी भी राज्य को हमारे देश में संघ से अलग होने की अनुमति प्राप्त नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों को खत्म कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारें केंद्र सरकार को खत्म नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यही हुआ कि राज्यों का संघ से तात्पर्य राज्य जो है हमारा देश, पहली बात कि राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 जो हमें बताता है कि राज्यों जो संघ है, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जो हमारा केंद्र है, जो सेंटर है, ये राज्यों के जो समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। परिसंघात्मक में क्या हो रहा था कि ये जो केंद्र था ये एक समझौते का परिणाम था, कि कुछ निर्णय जो थे वो केंद्र को दे दिए जाते थे, और कुछ जो राज्य है वे अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जो थे स्वतंत्र थे। और ये जो राज्य है यहाँ पर, इनको केंद्र से अलग होने की अनुमति प्राप्त थी। लेकिन हमारे देश में राज्य जो है, जो केंद्र है, वे राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति प्राप्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर प्रणाली जो है, ये शासन प्रणाली जो है, वो संघात्मक ही अपनाई जाती है, लेकिन संघात्मक का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। हमने इसका अच्छे से मतलब समझ लिया। दो चार बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। इंडिया और भारत दो देश के नाम का प्रयोग किया गया है, और राज पद्धति का प्रकार जो है वह संघात्मक है, लेकिन इसका संविधान में वर्णन नहीं है। राज्यों का संघ हमारे देश को कहा गया है, और राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। अभी थोड़ी सी हम बात अगर देखें तो थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं पर, आर्टिकल 1 की विशेषताओं पर। देखिए, विशेषताएं, अभी हमने सिर्फ एक मतलब समझा था आर्टिकल 1 का कि आर्टिकल 1 क्या है। अब थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल 1 में जो हमारा भारतीय क्षेत्र है, जो भारत है, भारत क्षेत्र, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए,
3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? देखिए, पहला जो है राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए क्षेत्र। क्या मतलब हुआ उन तीनों चीजों का? हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं या जितने भी अर्जित किए गए क्षेत्र हैं उनकी लिस्टिंग जो है वह आर्टिकल 1 से हमें पता चलती है कि हमारे देश के कौन कौन से भाग, कौन कौन से जो राज्य हैं वो हमारे देश का हिस्सा है, वे हमें आर्टिकल 1 के माध्यम से पता चलता है। तो टोटल राज्य क्षेत्र की संख्या आप सभी को पता है वर्तमान में 28 और केंद्र शासित क्षेत्र 9 है हमारे पास। अर्जित किए गए क्षेत्र का मतलब ये हुआ, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जित किए गए क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो हमने जो भारतीय जो हमारा संघ है, जो ये भारत है वर्तमान में तो इस भारत क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन अर्जित किए गए क्षेत्र से मतलब कि जो भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, चाइना ही हो गया, पाकिस्तान ही हो गया, तो चाहे तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते इनका अर्जन कर सकता है या इनको अपने भारतीय क्षेत्र में विलय कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अर्जित किए गए क्षेत्र जो हैं इनमें निम्न शर्तें होती है, उन निम्न शर्तों के चलते ही हम किसी भी देश का या विदेश का अर्जन कर सकते हैं। तो देखिए 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। किसी भी क्षेत्र को या किसी भी राज्य को हम डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि उस पर बस हमारे इसमें विलय कर लिया, तो 2-3 बातें हैं, उसके आधार पर ही हम किसी देश को अपने देश में मिला सकते हैं, अपना हिस्सा उसको बना सकते हैं। देखिए 2-3 बातें क्या है वो। पहली बात, युद्ध। अगर युद्ध में आप युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में आप जीते तो आप चाहे तो उसको अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। दूसरी बात, संधि। दूसरी बात संधि, कुछ समझौता हुआ उसके आधार पर। तीसरी बात, स्वामी विहीन भूमि। दूसरी बात, स्वामीहीन भूमि, यानी कि युद्ध के द्वारा हम किसी भारतीय, जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, जो विदेशी क्षेत्र है, उनका अर्जन हम कर सकते हैं हमारे देश में। संधि के द्वारा, कुछ समझौतों के द्वारा हम उनका अर्जन कर सकते हैं। स्वामीहीन भूमि, स्वामीहीन भूमि का मतलब ये हुआ कि जिस भूमि का कोई स्वामी नहीं हो, जहां पर कोई जनसंख्या नहीं रहती हो, या कोई शासित करने के लिए वहां पर सरकार नहीं हो, या कोई खाली पड़ा भूभाग हो, तो उस पर जो है हम उसका अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें अर्जित किए गए क्षेत्रों में आप याद रखिएगा। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते हम चाहें तो युद्ध, संधि और स्वामीहीन भूमि, व्यवसाय और सत्तांतरण आदि चीजों के जरिए हम किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। यह है आर्टिकल 1, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 1 के बारे में हमने चर्चा कर ली, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपको अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर आराम से मिल जाएगी चीजें। देखिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए,
बहुत शॉर्ट में अगर हम फ्रेंड्स आर्टिकल 2 को समझें तो ये सीधी सी बात मैंने और इसको शॉर्ट में लिखा है आपके लिए समझने के लिए कि संसद विधि द्वारा या निबंधनों या शर्तों द्वारा जो वे ठीक समझे भारतीय क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र को मिला सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल 2 बिल्कुल सिंपल सी बात ये कह रहा है। देखिए आर्टिकल 2 में ये बात की गई कि संसद विधि निबंधन या शर्तों द्वारा किसी बाहरी क्षेत्र को अपने भारतीय क्षेत्र में मिला सकती है। देखिए क्या मतलब हुआ इस बात का। मान लीजिए ये हमारा भारत है, मानना है हमने कोई कि ये भारत है, ठीक है ये भारत है। अभी से मान लीजिए थोड़ा डायग्राम खराब बना है, मैप खराब बना है हमारा। देखिए ये जो भारत है, ठीक है, ये इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हो गए, सारे इसके आंतरिक, ठीक है, ये गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मान लीजिए अभी समझने के तौर पर, ठीक है, केरल कर्नाटक ये सारी चीज, तो ये एक भारतीय क्षेत्र बन गया, असम त्रिपुरा मेघालय नागालैंड वाला एरिया। ये जो भारतीय क्षेत्र है, संसद अगर चाहे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद की शक्ति को मुख्य रूप से बताया गया है कि संसद की शक्तियां क्या क्या है। तो संसद अगर चाहे तो विधि निबंधन या शर्तों के द्वारा संसद कानून बनाकर, मैंने बताया था कोई वर्ड आया था, भारतीय क्षेत्र में बाहरी क्षेत्र को मिला सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है फ्रेंड्स कि संसद अगर चाहे तो कोई कानून बनाकर जो भारतीय क्षेत्र नहीं है, यानी जो भारतीय क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र हैं, यानी अपन मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ श्रीलंका, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखिए मान लीजिए कि यहाँ मैंने आपको बता दिया श्रीलंका बना लिया है ना, नीचे श्रीलंका है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने बना दिया नेपाल, ठीक है, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका ये थोड़ा सा चाइना मान लीजिए इसे, ये आप मान लीजिए यहाँ से पाकिस्तान, ठीक है, मान लीजिए अफगानिस्तान। अगर संसद चाहे तो विधि द्वारा या कुछ कानून या कुछ निबंधनों के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र के हिस्से नहीं है, यानी कि चाइना नेपाल पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका जो भारतीय क्षेत्र के हिस्से नहीं है, जो बाहरी क्षेत्र के हिस्से हैं, उनको चाहे तो कानून बनाकर अपने देश में विलय कर सकती है या उन्हें अपने देश का हिस्सा बना सकती है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गई। ये उसी तरह है जो हमने आर्टिकल 1 के अंदर तीसरा पॉइंट जो पढ़ा था कि अर्जित किए गए क्षेत्र, यानी एक्वायर्ड स्टेट इसे बोलते हैं इंग्लिश में, कि जो एक्वायर हमने किए हैं, ठीक है, जो हमारे भारतीय क्षेत्र के हिस्से नहीं है, जो भारी या विदेशी जो दूसरे देश है, उनका अगर चाहे तो हमारी भारतीय संसद कानून बनाकर उनका विलय अपने देश में कर सकती है या उन्हें अपने देश का हिस्सा उन्हें बना सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसके तहत? अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून यानी कि जो इंटरनेशनल हमारे लॉज बने हुए हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये सारी चीजें भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय संसद, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमारी भारतीय संसद पार्लियामेंट ने एक कानून बना लिया कि हमें किसी देश को अपनाना है या किसी देश पे बस युद्ध करके और उसे अपने क्षेत्र में मिलाना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कुछ अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ठीक है, जो सभी विश्वव्यापी जो संघ है उसके अंदर वे काम करते हैं, ठीक है, तो उनके जो कानून हैं, संसद को उनके कानूनों के मुताबिक वे चाहे तो जो भारतीय क्षेत्र का वर्तमान में हिस्सा नहीं है, जो बाहरी क्षेत्र है, विदेशी क्षेत्र है, उनको अपने भारत देश के अंदर मिला सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली बात करें। आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है ना। उन राज्यों का गठन कर सकती है या उनका पुनर्निर्माण कर सकती है, ठीक है, बस ये आर्टिकल 2 है हमारा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है ये आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, देखेंगे हम क्या क्या है इनकी बातें। देखिए आर्टिकल 3 बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, देखिए
देखिए आर्टिकल 3 क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये मैं पूरी डेफिनेशन आपको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो पूरी डेफिनेशन है शायद वो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सीधा सीधा जो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि भारतीय क्षेत्र के राज्यों या प्रदेश के नाम, सीमा, निर्माण करने की संसद की शक्ति संबंधित। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको भी वही प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं एक बार मैप बना के, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने जैसा अभी बताया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है ये संसद की शक्ति से संबंधित है, संसद की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र, एक बार फिर से हम भारत का निर्माण कर लेते हैं, ये भारत हो गया हमारा, ये फिर से वही राज्य गुजरात वगैरह, ठीक है, ये सारे हमारे स्टेट हो गए आप मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो संसद अगर चाहे, जैसा कि आर्टिकल 2 में था कि संसद अगर चाहे तो विधि द्वारा, यहां पर भी वही बात है, संसद अगर चाहे तो विधि द्वारा भारतीय क्षेत्र, देखिए वहां पर था आर्टिकल 2 कह रहा था कि भारी क्षेत्र, ये आर्टिकल 2 कह रहा था, आर्टिकल 2 का संबंध था जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है उनसे। आर्टिकल 3 का हिस्सा किससे, आर्टिकल 3 का मतलब इससे है जो भारतीय क्षेत्र है किससे, यानी जो वर्तमान भारत के क्षेत्र के राज्य हैं उनसे इसका संबंध है, इसका भारी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जितने भी 28 राज्य हैं उनसे संबंधित आर्टिकल 3 का है। देखिए ये क्या बोलता है आर्टिकल 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 3 बोलता है कि संसद कोई भी कानून बनाकर राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, उनकी सीमा और उनका पुनर्निर्माण कर सकती है, संसद के पास ही शक्ति है संविधान द्वारा। देखिए क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि एक हम स्टेट लेते हैं, मध्य प्रदेश हम बना लेते हैं, जैसा मध्य प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है और एक और छत्तीसगढ़ भी हम बना लेते हैं, ये दो राज्य हो गए। ये बता रहा है कि अगर संसद चाहे तो मध्य प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर सकती है, संसद के पास शक्ति है कि मध्य प्रदेश का वह नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख सकती है। संसद चाहे तो छत्तीसगढ़ का नाम बदलकर मध्य प्रदेश रख सकती है। संसद अगर चाहे, अभी बात हुई थी सीमा, नाम के बाद आया था सीमा, संसद अगर चाहे तो इस, ये जो मध्य प्रदेश का है ये वाला टुकड़ा, यानी ये वाला भाग जो है, ठीक है, इसको बघेलखंड का पठार वैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये बघेलखंड वाला क्षेत्र जो है, जितना भी रीवा, सतना वगैरह जितने भी जिले यहाँ पर आ जाते हैं, वे चाहे तो छत्तीसगढ़ के अंदर मिला सकती है, जैसा कि हुआ भी है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बहुत सारे 10 से 11 जिले छत्तीसगढ़ में गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर संसद चाहे तो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा वापस से छत्तीसगढ़ में जोड़ सकती है, या पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में मिला सकती है और सिर्फ उसको एक मध्य प्रदेश का रूप दे दे। अगर संसद चाहे तो 2 से अधिक राज्य, 3 से 4 राज्य को एक राज्य बना सकती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सबको एक राज्य बनाकर इनका एक नाम दे दिया, संयुक्त प्रांत, ठीक है। तो मतलब इतना सा है कहने का कि संसद के पास अपने भारतीय क्षेत्रों के पुनर्गठन संबंधी शक्ति है, और संसद के पास ये शक्ति है कि वे भारत के राजनीतिक मानचित्र को भी बदल सकती हैं। आप सभी को पता है कि हमारे जो राज्य हैं उनका निर्माण सिर्फ इसीलिए हुआ है कि राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए राज्यों का निर्माण किया गया है, क्योंकि संघ तो एक है, भारत, हम सब राज्यों में बटे हुए हैं, लेकिन हम क्या है, सबसे पहले भारतीय, यानी कि भारत मुख्य है, राज्यों को सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण बांटा गया है या बनाया गया है। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वे किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी भी 2 से 3 राज्यों को एक साथ जोड़ सकती है, किसी भी राज्य के एक भाग को दूसरे भाग के साथ मिला सकती है। ये जो है शक्ति संसद के पास है। इसमें हम बात करते हैं कि देखिए ये जो सारी शक्तियां हैं, इसमें संसद को कुछ रूल्स या कह सके कुछ शर्तें जो है संसद को फॉलो करनी होती है, उसके बाद ही वे सारे ये काम कर सकेगी। देखिए फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिएगा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 2 जो है वे भारी क्षेत्र से संबंधित है, जो भारत के हिस्से नहीं है उनसे, लेकिन आर्टिकल 3 का बाहर से कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 3 में सिर्फ अंदर जो भारत के क्षेत्र है उनसे बात की गई है। देखिए संसद को कुछ 2 निम्न प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। पहला,
अध्यादेश लाने से पूर्व या कहें प्रस्ताव संसद में इस तरह का परिवर्तन संबंधी अध्यादेश लाने से पूर्व उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिलनी चाहिए, या संसद को इस प्रकार राज्य में परिवर्तन संबंधी अध्यादेश को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को संबंधित विधानमंडल से मत जानना होगा। देखिए, एक बात हमें समझ में आ गई कि जब भी इस प्रकार का अध्यादेश आएगा परिवर्तन संबंधी, तो जो राष्ट्रपति की संसद को पहले अनुमति लेनी पड़ेगी संसद में प्रस्ताव पेश करने से पहले। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को संबंधित विधानमंडल का मत जानना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अध्यादेश आएगा संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति जो है, जो भी संबंधित विधानमंडल यानी राज्यों में हम देख सकते हैं कि जैसे लोकसभा काम करती है केंद्र स्तर पर, वैसे ही राज्य स्तर पर हम देखें तो विधानसभा काम करती है, या विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा का संयुक्त भाग होता है। लेकिन विधान परिषद जो है हमारे देश में 6 राज्यों के अंदर है। लेकिन यहाँ पर बात की गई कि राष्ट्रपति को संबंधित विधानमंडल यानी संबंधित जो राज्य, देखिए हमने यहाँ पर उदाहरण लिया था एमपी का। मान लीजिए कि एमपी का अगर आप नाम बदल रहे हैं तो राष्ट्रपति को विधानमंडल जो है मध्य प्रदेश राज्य का जो विधानमंडल है उससे उनका मत जानना होगा। मतलब राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा या जो भी है, जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य से ये पूछना पड़ेगा कि क्या आप अपने राज्य में नाम अपना राज्य का बदलना चाहते हैं या नहीं। अगर राज्य कहेगा कि हाँ बदलना चाहते हैं तो भी नाम बदलेगा। अगर राज्य कहेगा हम नहीं बदलना चाहते, हमारे राज्य का नाम एमपी है तो एमपी रहने दीजिए, यूपी करने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी राष्ट्रपति या संसद अगर चाहे तो वे नाम बदल सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जब राष्ट्रपति विधानमंडलों का मत जानेगा, जो भी वे मत देंगे उनका कोई भी महत्व नहीं है। आखिरी में जीत अगर देखें तो संसद की ही होगी। संसद जैसा चाहेगी वैसे प्रबंध वो करेगी। ये जो है विधानमंडलों से आज्ञा लेना या कहें कि हम मत लेना कि उनके क्या विचार है, ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल, एक औपचारिक बात है कि ऐसे पूछ लिया हमसे। लेकिन अगर संसद चाहे, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश के जो विधानमंडल है उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे राज्य का नाम हमें हमारे राज्य का जो है नाम नहीं बदलना है, ठीक है, हम हमारे राज्य का एमपी ही नाम रहना चाहते हैं, यूपी नहीं बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर संसद चाहे तो इसका नाम बदलकर यूपी कर सकती है, चाहे विधानमंडल चाहे या नहीं चाहे, उसकी इच्छा से नहीं होता। यहाँ पर जो है संसद सर्वोच्च है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज तो ये ध्यान आप रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, सीधी सी उसका मतलब ये हुआ था कि राष्ट्रपति के लिए वो जो मत है, राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। संसद जैसा चाहे उसके ऊपर प्रबंध करेगी, वहां पर संसद की मर्जी चलेगी, संसद की ही सर्वोच्चता है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के मत से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। देखिए यहां पर एक बात समझिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जब उनमें परिवर्तन होगा, उनके नामों में परिवर्तन होगा, तब वहां के विधानमंडल से अनुमति या उनका मत जानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, या संसद को उनका मत जानना जरूरी नहीं है। क्योंकि एक कारण इसका यह है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो वैसे भी केंद्र सरकार से कंट्रोल है, तो केंद्र सरकार जैसा चाहेगी, लोकसभा जैसा चाहेगी, वैसे वे केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन कर सकती है। संबंधित विधानमंडल से उनका मत जानने की या उनकी आज्ञा लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमने जितनी भी बात पढ़ी उसको हम सिर्फ इंडिया और अमेरिका के जरिए समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। इंडिया में क्या कहते हैं कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। यानी
मैंने आपको पहले ही बोला कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकारों को खत्म कर सकती है, लेकिन राज्य सरकारें मिलकर केंद्र को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम देखें देश की व्यवस्था ऐसी है कि केंद्र सरकार जो है ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ऐसे कहा गया है कि विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि राज्य जो है वे डिवाइड हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन केंद्र नहीं बढ़ सकता। अमेरिका से हम समझे तो अमेरिका को कहा जाता है कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि जब भी संसद, अमेरिका की हम बात करें तो वहां की संसद जब भी ऐसे परिवर्तन करेगी, मान लीजिए कि न्यूयॉर्क का नाम बदल के कुछ करना है, तो न्यूयॉर्क का जो विधानमंडल है उनसे संसद को अनुमति लेनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के विधानमंडल ने मना कर दिया कि हमारे राज्य का नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तो भी वहां की संसद उनका नाम चेंज नहीं कर सकती। इसलिए इसे कहा है कि अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि यहाँ पर राज्य भी उतने ही पावरफुल है जितने केंद्र पावरफुल है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है संघ यानी सेंटर की मर्जी ही चल रही है, विधानमंडलों का इतना महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ पर विधानमंडलों का भी इतना ही महत्व है जितना संघ का है। विधानमंडल चाहे तो ही उनके स्टेट का नाम बदलेगा, अन्यथा उनका नाम नहीं बदलेगा। ठीक है, इसलिए कहा है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमारा जो एक आखिरी आर्टिकल बचता है उसे हम समझ लें। एक लास्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 का कह रहा है कि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संदर्भ में जैसे चाहे उपबंध कर सकती है, परंतु उसमें होने वाले परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों ये याद रखिएगा, एसएस मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें फ्रेंड्स तो ये हल्का सा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आर्टिकल लग सकता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें बात ऐसी की गई है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संदर्भ में जैसे चाहे उपबंध, या उपबंध का मतलब होता है प्रावधान, आप समझ लीजिए कि उपबंध कर सकती है, परंतु उसमें होने वाले परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं करे जाएंगे। क्या मतलब हुआ? पहले अगर हमें इस आर्टिकल 4 को समझना है, यहाँ पर एक बात आई है बहुत महत्वपूर्ण, उससे पहले आर्टिकल 4 को समझने से पहले हमें आर्टिकल 368 को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आर्टिकल 368 समझ में आ गया तो आर्टिकल 4 आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी देखिए जब भी हमें किसी चीज में परिवर्तन करना होता है, संविधान में परिवर्तन करना होता है, तो हमें एक अमेंडमेंट की जरूरत होती है, संविधान संशोधन जिसे कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आर्टिकल 2A, 3B, 4C, 5A, ये जो 2, 3, 4, 5 है दोस्तों, इनका मतलब होता है कि ये मूल संविधान में थे। जो संविधान सभा ने संविधान निर्माण किया उसी संविधान से ये चले आ रहे हैं आर्टिकल। लेकिन ये जो A, B, C, D का मतलब है,
इनका मतलब ये हुआ कि ये संविधान में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं, यानी इनमें अमेंडमेंट हुआ है तब जाके ये जुड़े हैं। इनको भी कहेंगे तो अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद है, ये भी अनुच्छेद, दोनों आर्टिकल कहलाएंगे, लेकिन ये मूल जो संविधान है हमारा उसके तहत नहीं थे, इन्हें संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कोई नई व्यवस्था लानी पड़ती है हमारे देश में या कहीं भी, तो हमें एक निम्न प्रक्रिया फॉलो करनी रहती है जिससे संविधान संशोधन कहा जाता है। देखिए आर्टिकल 368 क्या है, तो आर्टिकल जो 368 है उसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर बताई गई है। तो आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि संविधान संशोधन कैसे होता है। देखिए संविधान संशोधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन और एक होता है सिंपल संविधान संशोधन। समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, ध्यान से समझिए इस चीज को। आर्टिकल 368 द्वारा संविधान संशोधन और एक होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है, एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत और इसमें होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए इसके संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है या कितनी तरीकों से संविधान संशोधन होता है, तो तीन प्रक्रियाएं होती है संविधान में संशोधन की। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। साधारण बहुमत यानी मोर देन 50% जो संसद में है उनकी सदस्यों की जो मत है वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ कि 66% आप मान सकते हैं कि 2/3 से हम बोलते हैं विशेष बहुमत को, 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 जो है वो मत होना चाहिए, जब जाके विशेष बहुमत वो कहलाया जाएगा। और ये जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, ठीक है, विशेष बहुमत यानी 2/3 प्लस आधे राज्य यानी 14 राज्य हो गए, उनकी सहमति। ठीक है, ये होता है संविधान संशोधन। अगर हम देखें कि आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या है, तो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं ये दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं विशेष बहुमत से और दूसरे होते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य। कहने का मतलब इतना सा है दोस्तों कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं तो विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य से होते हैं, लेकिन संविधान संशोधन जो होता है वे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से होता है। कहने का मतलब इतना सा है 368 के द्वारा जो संविधान संशोधन हुए उसके अंदर साधारण बहुमत नहीं आता, बाकी प्रक्रिया तो सेम है, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि संविधान संशोधन जो है उसके अंदर आता है साधारण बहुमत। देखिए अब ये क्या कह रहा है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा था, संसद जैसा चाहे अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में उपबंध कर सकती है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि चाहे संसद किसी देश को अपना हिस्सा बना रही हो आर्टिकल 2 के तहत, दूसरे देश को हिस्सा बना रही हो, आर्टिकल 3 के तहत वो किसी भी नाम में परिवर्तन कर रही हो किसी भी राज्य में, संविधान में संशोधन होगा। सुनिए ध्यान से, संविधान में तो संशोधन हो रहा है लेकिन वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वे साधारण बहुमत के हिसाब से संविधान में संशोधन माना जाएगा। इसलिए जो संशोधन हो रहे हैं साधारण बहुमत के जरिए वे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किए जाएंगे, और संविधान संशोधन में जो साधारण बहुमत से संशोधन हो रहे हैं वे संविधान संशोधन में काउंट नहीं किए जाते, उनकी गिनती नहीं होती है। संविधान संशोधन अगर होता है तो उनकी गिनती होती है जो 368 के तहत संविधान संशोधन हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होते हैं या विशेष बहुमत और आधे राज्यों से संविधान संशोधन होते हैं उन्हीं को संविधान संशोधन में गिना जाता है। साधारण बहुमत को संविधान संशोधन में नहीं गिना जाता। आप किसी राज्य को अपना रहे हैं तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संविधान में संशोधन तो होगा लेकिन उसकी गिनती नहीं होगी, मात्र अनुसूची 1 पर इसका प्रभाव पड़ता है। अनुसूची 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन अनुसूची 1 में है जिसमें 28 और
आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश है, अनुसूची 1 पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वहां पर जो है राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 4 में स्पष्ट रूप से बात की गई है कि 368 के द्वारा संविधान संशोधन ही संविधान संशोधन में गिने जाते हैं। जितने भी संशोधन साधारण बहुमत से हो रहे हैं वे संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। कहने का मतलब एक बार और समझिए कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के द्वारा जितने भी संशोधन हो रहे हैं वे सारे साधारण बहुमत से होंगे। उनके अंदर विशेष बहुमत की और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की जरूरत नहीं है। मोर देन 50% भी अगर सदस्य यहाँ करते हैं तो ऐसे संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि समझ में आई होगी बात। संविधान संशोधन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बन सकता है कि संविधान संशोधन कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीकों से। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो 2 तरीकों से। और गिनती किस संविधान संशोधन की होती है, तो जो आर्टिकल 368 के तहत हुए हों। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होने वाले संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, ठीक है, उनके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, इसलिए वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहे जाएंगे। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो थोड़ा सा प्लीज इसको वीडियो को और रिवर्स लीजिए, हल्का सा पीछे लीजिए बैक में, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। आराम से इस बात को समझिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज देख लिया, हमने चारों हमारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित रहेगा, जिसमें हम जेवीपी समिति, ठीक है, और बहुत सारी जितनी भी समिति धर आयोग वगैरह आपका है, कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ, कितनी रियासतें थी, कैसे केंद्र शासित प्रदेश बने, कैसे राज्य बने, इन सारी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप चाहें तो इन सारी चीजों को जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छी लगी है वीडियो तो उसको प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, वीडियो पर कमेंट करें। अगर कुछ भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, एनआईए से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।